लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौरी के बेंच पर गहरी नींद में सोई हुई थी। यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं। किसी का इधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए। यह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए यहाँ ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हैं, वृद्धजन चिंता भाव से सिथलाते हुए और युवतियां लज्जा से आंखें नीची किए हुए। बसंत और हाशिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियड रेस होने वाला है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थान पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत कहता है, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली। हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। हाशिम ने कहा, वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वेश्या नहीं। बसंत बोला, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। हाशिम ने कहा, और रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। बसंत बोला, आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। बसंत बोला, उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हाशिम ने कहा, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। उसकी मांग में सिंदूर है। बसंत ने कहा, वेश्याएं अवसर पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चलते होंगे, काम की रणा हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। बसंत ने कहा, मुझे तो कुलवधू सी लगती है। हाशिम बोला, कुलवधू पार्क में सोने आएगी। बसंत फिर बोला, हो सकता है, घर से रूठ कर आई हो। हाशिम ने कहा, चलकर पूछी क्यों ना लें। बसंत बोला, निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं। हाशिम ने कहा, अभी चलकर परिचय कर लेते हैं, उल्टे और एहसान जताएंगे। बसंत बोला, और जो कहीं झड़क दे तो। हाशिम ने कहा, झड़कने की कोई बात भी तो हो, उससे सौजन्य और सहृदयता से डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजीब गलत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल ही उठती हैं। यह तो नवयौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। बसंत ने कहा, मेरा हृदय पर तो यह रूप अब जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी न भूल सकूं। हाशिम बोला, मैं तो फिर यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। बसंत फिर बोला, रूप की देवी वेश्या भी हो, उपासक है। वह बोला, यहीं खड़े खड़े कवियों की तरह सी बातें करोगे, जरा वहाँ चल के क्यों नहीं जाते। तुम केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। वह बोला, कोई कुलवधू है। हाशिम ने कहा, कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है और यह वेश्या मनोवृत्ति है। हाशिम बोला, आजकल की युवतियां भी कोई फॉरवर्ड तो हो गई हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। बसंत ने कहा, हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। हाशिम ने कहा, तो चलो फिर दौड़ लगावें। बसंत बोला, लेकिन दिल में तो यह मूर्ति दौड़ रही है। हाशिम बोला, तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलें। मैं कहता हूँ वेश्या है। बसंत बोला, और मैं कहता हूँ कुलवधू है। हाशिम ने फिर कहा,
तो 10-10 की बाजी हो जाए। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, इकहरा शरीर, दोनों के दांत टूटे पर नकली दांत लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर हैं। वकील बोले, देखा यह 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर ने कहा, जी हाँ देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है। और वकील ने कहा, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। और वकील बोला, शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। वकील बोला, है किसी भले घर की लड़की। वकील बोला, वैश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। डॉक्टर ने कहा, वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। वकील बोला, और भले घर की लड़की फूहड़ होती है। डॉक्टर फिर बोला, नई आज़ादी है, नया नशा है। वकील ने कहा, हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिसके सिर आएगी वह झेलेंगे। डॉक्टर बोला, अफसोस जवानी रुखसत हो गई। फिर बोला वकील, जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा, मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गईं, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। वकील बोला, बस आंख से देखा करो, दिल जलाया करो। डॉक्टर ने कहा, मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर ना आती थी, आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। वकील ने कहा, सुना युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। डॉक्टर ने कहा, मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बुढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन उसके तजर्बे होते हैं। नहीं, अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। वकील बोला, यही सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर यह बात ना होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूँ ना चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी न सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल से क्या कहेगी। डॉक्टर ने कहा, खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। वकील बोला, अजी रहने दो भाई। डॉक्टर ने कहा, आप कुछ दिनों ओकासा का सेवन कीजिए। वकील बोला, चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। वकील ने कहा, मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। वह बोला, आप इस युवती से मेरी बातें पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर फिर बोला, हाँ यह मेरा जिम्मा, अगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। वकील बोला, अर्थात यह कि कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। डॉक्टर बोला, अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँगा। वकील ने कहा, ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। वकील बोले, मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। डॉक्टर ने करे, आहा साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप है किस फेर में, इसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक लिबास में जवानी भरी हुई है। ना 100 मंकी ग्लैंड, ना एक रमणी का बाहुपाश। वकील बोले, अच्छा कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। डॉक्टर बोला, यह सूरत याद रहेगी। वकील ने फिर कहा, फिर आपने याद दिला दी। डॉक्टर बोला, और वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। वकील बोला, हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जबान कभी कर सकते हैं क्या? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जबान तो छिछोरे, उच्छूखल
अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं, यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। वकील ने कहा, आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो रही है। डॉक्टर बोले, मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो। डॉक्टर ने कहा, तो मिला करे, यहाँ ऐसों से नहीं डरते। वकील ने कहा, आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो। वकील बोला, हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्ध, दूसरी नवयौवना पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की माती युवती पर पड़ी। वृद्ध ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार से कहा, भाव से उसकी ओर देखकर कहा, हाथ तो भले घर की देवियों के से हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी में मर्द कहते हैं, स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। बूढ़ी औरत बोली, मुझे तो कोई वेश्या मालूम होती है। नवयौवना बोली, वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी, उसके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है। बूढ़ी औरत बोली, कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में है। नवयौवना ने कहा, बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुष की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सज्जलता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जम्पर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होता है कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं। पुरुष अपनी छाती या पीठ खोलते तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ, वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए अधिकार भी नहीं देना चाहते। मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे। पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता। अब मुँह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगा कर कह दो, जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्ज टांग फैलाई पड़ी है, यहाँ उसे नींद कैसे आ रही है। रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यहीं रही, कुछ बदती हूँ। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी, इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी। मेरे सिर में चक्कर आया करता है, मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ मिल जाए हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कुछ होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी इधर ही से गए हैं। वह बोली, सच, लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं, अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। युवती बोली, तो क्या आप उनके लड़के बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं। वह युवती बोली। युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो अभी इधर से गए हैं, मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। वह बोली, अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है। उसने कहा, तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं। वह बोली, जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। वह बोली, बसंत लाल भी वह खड़ा है, उसे बुला दूं। वह फिर बोलने लगी, जी नहीं, किसी को ना बुलाइए। वह बोली, तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। युवती ने कहा, आपकी बड़ी कृपा होगी। वो किस मोहल्ले में रहती हो।
बेगमगंज मिस्टर जयराम दास के घर। उसने कहा, मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूँगी। युवती बोली, मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं। वह महिला बोली, अगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। युवती बोली, किस लिए, कोई ज़रूरत ना थी।